दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। ऑस्वाल्डो ने हैटी की ओर नज़र डाली। हैटी का चेहरा तना हुआ था, उसने ठंडी नज़रों से उसे देखा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। ऑस्वाल्डो ने हाथ में रखा दलिया मेज़ पर रखा, उसकी आवाज़ में कोई भाव नहीं था। आज उसकी क्लास नहीं हुई है। फिल्म की शूटिंग के अलावा हैटी को लेयर से मार्शल आर्ट्स सीखना पड़ता था और सलीना ने उसकी पढ़ाई के लिए एक ट्यूटर भी रखा था, इसलिए वह बहुत व्यस्त रहती थी। सलीना ने उसके बालों पर हाथ फेरा। हैटी, जाकर नाश्ता करो, फिर क्लास करना। सलीना की बात हैटी मानती थी। जब उसने देखा कि सलीना जाग चुकी है और उसका बुखार उतर गया है, तो वह घूमकर बाहर चली गई। कमरे में अब सिर्फ सलीना और ऑस्वाल्डो रह गए। सलीना ने उसके चेहरे को देखा। वह थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि मर्दों को ये सुनना पसंद नहीं होता, इसलिए उसने हल्की मुस्कान दी। उसका पीला चेहरा उसकी भौहों और आंखों को और गहरा बना रहा था। नाजुक और बीमार सी दिख रही थी। सलीना की सेहत पहले से ही ठीक नहीं थी। लंबे इलाज के बाद वह ठीक हुई थी, लेकिन पानी में गिरने के बाद पता नहीं कब तक वो पूरी तरह स्वस्थ हो पाएगी। पर इतनी नाजुक और कमजोर दिखने वाली ये लड़की उस संकट में न तो चीखी, न डरी। उसने शांत दिमाग से सब सोचा और गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। ऐसी सूझबूझ और हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ऑस्वाल्डो बिस्तर के किनारे बैठा और उसके बालों को छूते हुए पूछा, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? सलीना ने ध्यान से महसूस किया, फिर सिर हिलाया। कमजोरी के अलावा सब ठीक है। ऑस्वाल्डो की धुंधली आंखें उसके चेहरे पर टिकी रहीं, वह देर तक कुछ नहीं बोला। सलीना मानसिक रूप से डरपोक थी। उसे पिछली रात की पूरी बात याद नहीं थी, पर धुंधली सी याद थी कि वह शायद गुस्सा था। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय ऑस्वाल्डो ने मेज से दलिया उठाया और उसके मुंह की ओर बढ़ाया। सलीना ने सिर हिलाया। मैंने अभी मुंह नहीं धोया है। वह अभी अभी तेज बुखार से उठी थी। जागते ही पहले हैटी दिखी और फिर ऑस्वाल्डो कमरे में आ गया था। उसकी हालत सचमुच बिखरी हुई थी। ऑस्वाल्डो ने बिना कुछ कहे कटोरा नीचे रखा और उसे उठाकर बिस्तर से बाहर ले आया। सलीना चौंक गई। मैं खुद कर सकती हूँ, ऑस्वाल्डो ने नीचे देखते हुए कहा। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है। सलीना ने उसकी आंखों में देखा और अजीब सी झिझक महसूस की। उसे लगा वह सचमुच गुस्सा है। क्या यह इसलिए कि उसने उसकी बात नहीं मानी और गाड़ी नहीं रोकी? ऑस्वाल्डो उसे बाथरूम में ले गया। वहाँ सब तैयार था। टूथब्रश पर पहले से पेस्ट लगा था, कप में पानी भरा था। एक दीवा होने के नाते सलीना के लिए अपनी छवि बनाए रखना सहज आदत थी। वह सचमुच नहीं चाहती थी कि यह आदमी उसे इतनी बीमार और बिखरी हालत में देखे। उसने धीरे से कहा, आप बाहर जाइए। वह उसकी नज़रों से असहज हो रही थी। खासकर उसे धुंधली याद थी कि उसी ने उसकी कपड़े बदले थे। सलीना की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों की जिद ऑस्वाल्डो ने देख ली। वो पल भर रुका, फिर बिना उसे नाराज किए मान गया। उसे जमीन पर उतारते हुए उसके बाल सहलाए। जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। सलीना मुस्कुराए और सिर हिला दिया। ऑस्वाल्डो बाहर चला गया। सलीना ने लंबी सांस ली। वह आईने के सामने खड़ी हुई। उसमें दिख रही औरत का चेहरा पीला और आंखें फीकी थीं। उसके मन में हल्की बेचैनी थी। इस दुनिया में सब कुछ योजना से चल सकता है, पर अचानक घटने वाली बातें और इंसान का दिल, इन दोनों को कभी काबू में नहीं किया जा सकता। लेकिन शुक्र है कि वह बच गई। सलीना ने अपने मन को संभाला, चेहरा धोया, कपड़े बदले, हल्का मेकअप किया और बाहर आई। चेहरे पर फिर से चमक लौट आई। ऑस्वाल्डो खिड़की के पास खड़ा था। उसकी मौजूदगी में हल्की तन्हाई थी। आवाज सुनकर उसने थोड़ा सा सिर घुमाया और देखा उसकी पत्नी, जिसने सबसे कम समय में फिर से खुद को कोमल, शालीन लड़की में बदल लिया था। बीमार होने का कोई निशान बाकी नहीं था। ये लड़की, जब तक वह बुखार में होश खो न दे, अपनी नरमी और सच्चाई किसी को नहीं दिखाती।
ये गुस्सा दिलाने वाला था और बेहद दुखद भी। वो उसके सामने आया, आंखें झुकाकर उसकी साफ काली आंखों में देखा। तुम बीमार हो, बीमार लड़की को लाड़ प्यार और आलस्य का हक है। तुम्हें इतना मजबूत होने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ 19 साल की थी। सबसे खूबसूरत उम्र। उसे निडर और बेफिक्र होना चाहिए था। उसे इतना ठंडा और गहरा नहीं होना चाहिए था। न उसे हर पल मजबूत बनने की जरूरत थी, न ये डर कि अपनी कमजोरी और दर्द किसी को दिखा नहीं सकती। सलीना चौंकी, होंठ भींचकर हल्का सा सिर झुका लिया। वो सचमुच गुस्से में लग रहा था। सलीना ने हल्का भान सिकोड़ते हुए कहा, बस आदत नहीं है तो आज से आदत डाल लो। उसकी पतली, हल्की ठंडी उंगलियां उसके माथे पर से गुजरी और ठंडी लगने वाली पर पास से सुनने पर बेहद नर्म आवाज आई। तुम एक लड़की हो, सिर्फ 19 साल की। तुम्हें भारी बोझ नहीं उठाना चाहिए। जब दर्द हो तो रो सकती हो, डर लगे तो चीख सकती हो, बीमार हो तो जिद नहीं करनी चाहिए और रोने का मन हो तो दबाना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। सलीना की पलकों में हल्की कंपन हुई। उसने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें उलझन और भावनाओं से भरी हुई थीं। वह लड़की थी, सिर्फ 19 साल की। उसे अपने लिए जीना चाहिए। कभी किसी ने उससे ऐसी बातें नहीं कही थीं। जिम्मेदारी उसके लिए जन्मजात थी। जन्म लेते ही उसे हर काम में उत्कृष्ट होना था। भारी बोझ उसके कंधों पर था। उसने कभी हिम्मत नहीं की कि नाजुक बने या मनमौजी हो। हमेशा शालीन और गरिमा में, हमेशा शांत और आत्मविश्वासी, हमेशा नियंत्रण में, हमेशा ठंडी और गहरी। पहली बार किसी आदमी ने उससे कहा था कि उसे अपने लिए जीना चाहिए। सलीना देर तक स्तब्ध रही। हालांकि उसे लगता था कि वह इन सब के लिए तैयार है, फिर भी उसने उस आदमी की चिंता महसूस की और हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ। अगर मुझे ऊंचाई पर खड़े होकर दूर देखना है तो मुझे ज्यादा कीमत चुकानी ही होगी। मैं खुश हूँ। उसने एक लड़की होने की बेफिक्री खो दी थी, पर उसकी जिम्मेदारी और संरक्षकता ने उसे कुछ और दिया था, कुछ और भी कीमती। सलीना ने उंगलियां उठाकर उसकी नाजुक भौहों को छुआ और मुस्कुराई। हालांकि मुझे नहीं पता मैंने कल रात नींद में क्या कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने सब नहीं कहा। जब वह मुस्कुराई, उसकी आंखें साफ थीं। सपने बुरे होते हैं, क्योंकि सारी अच्छी चीजें अभी भी हकीकत में जिंदा हैं। उसका साम्राज्य, उसका वतन, उसके माता पिता, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, वो सब लोग जिनकी वह रक्षा करती थी, सब उसका इंतजार कर रहे थे कि वह लौट आए। ऑस्वाल्डो ने उसकी आंखों में देखा, उनमें अब कोमलता थी, बीती रात का गहरा दुख और अवसाद नहीं। जब वह लोगों के सामने ताजगी और सुंदरता के साथ खड़ी होती है तो हमेशा इतनी खूबसूरत और गरिमामय लगती है कि जरा भी नकारात्मकता महसूस नहीं होती। तो आखिर ऐसा कौन सा अनुभव रहा होगा जिसने इतनी मजबूत और अद्भुत लड़की को उसके सपनों में भी असुरक्षित बना दिया? ऑस्वाल्डो का दिल हल्का सा दुख से कस गया। उसने अपने हाथ बढ़ाकर उसके नाजुक शरीर को गले से लगा लिया। सलीना ने पलकें झपकाईं और सहज रूप से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका आलिंगन इतना मजबूत था मानो किसी गहरी चिंता से भरा हुआ हो। कल उसने शायद उसे सचमुच डरा दिया था। सलीना अचानक समझ गई। हाँ, हत्यारों के झुंड का सामना करना, जंगली जानवरों का पीछा और खाई से कूदना, ये सब वाकई किसी भी लड़की के लिए डर और चिंता का कारण बनते। अगर कल जरा सी चूक हो जाती तो शायद वह फिर से मर चुकी होती। भले ही उसका और ऑस्वाल्डो का रिश्ता असली पति पत्नी का नहीं था, लेकिन उसकी देखभाल और सुरक्षा नकली नहीं थी। उसकी पीड़ा पर ऑस्वाल्डो वाकई डरे थे। अगर यह सब हैटी के साथ हुआ होता तो क्या वह भी उसे गले लगाने की इच्छा नहीं करती? सलीना ने आज्ञाकारी होकर आंखें बंद कर ली और उसकी बाहों की गर्माहट और मजबूती को महसूस किया। यह आदमी ऊपर से ठंडा और रहस्यमय लगता था, लेकिन उसकी बाहों में कोमलता थी। कुछ देर तक वातावरण शांत रहा। काफी समय बाद ऑस्वाल्डो ने उसे छोड़ा और आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, ऐसा खतरनाक काम दोबारा मत करना। वह जानती थी कि ऑस्वाल्डो किस बारे में कह रहा था। वह क्राइस्ट के लोगों का सामना अकेले न करती,
सेट पर ही रहती और उसका इंतजार करती तो सुरक्षित रहती। सलीना ने शरारती अंदाज में पलकें झपकाईं, अगर दोबारा ऐसी दुर्घटना हुई तो मैं पहले से तुम्हें बता दूंगी। आखिरकार क्राइस्ट अब बुरी तरह घायल हो चुका था और फिलहाल उस पर दोबारा हमला नहीं करेगा। और क्रीफिया लौटने के बाद उसके पास उसके और इज़ाबेल दोनों के लिए बड़ा तोहफा था। उसके बाद चाहे पूल परिवार हो या क्राइस्ट, कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी गहरी काली आंखों में देखा। मेरे सारे फैसले मेरी जिंदगी बचाने के आधार पर लिए जाते हैं, कल बस एक दुर्घटना थी। उसके शब्दों के अंत में स्वर हल्का भारी हो गया। एक दुर्घटना जिसने लगभग उसे जान से मार दिया था। ऑस्वाल्डो पहले तो गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसने सलीना की भौहों में उदासी देखी, उसका दिल और कस गया। वह आत्मविश्वासी, बुद्धिमान, खूबसूरत और हर परिस्थिति के लिए तैयार लड़की थी। उसके अंदर खुद पर शक जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। तुमने अच्छा किया, उसके मुंह से बिना सोचे निकला, कोई भी तुमसे बेहतर नहीं कर सकता था। सलीना ने उसे हल्की नमी भरी आंखों से देखा। फिर ऑस्वाल्डो को याद आया कि अभी तो वह इसी बात पर सलीना से नाराज था, लेकिन उसने तो उसकी तारीफ कर दी। वह सचमुच उलझ गया था। सलीना ने उसका गंभीर चेहरा देखा और हंसी दबाने की कोशिश की। उसने कभी ऑस्वाल्डो का इतना प्यारा रूप नहीं सोचा था। उसकी आंखें और चमक उठी। तो जब मैंने अच्छा किया है, तो तुम्हें मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। ऑस्वाल्डो चुप रहा। सलीना सहज बनने की कोशिश करती रही और उसकी तरफ न देखकर पानी पीने और नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर बाद ऑस्वाल्डो भी आया, मेज पर रखा रिमोट उठाया और टीवी चालू कर दिया। सलीना ने उत्सुकता से देखा। स्क्रीन पर अचानक दिखा नज़ारा देखकर वह चौंक गई। वीडियो में याक गाड़ियों का पीछा कर रहे थे और स्क्रीन पर उनकी व्याख्या हो रही थी। याक असल में गाड़ियों के साथ दौड़ना पसंद करते हैं और जैसे ही गाड़ियों को पीछे छोड़ देते हैं, अपने आप हट जाते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। सलीना दंग रह गई। तो उसने खुद ही मुसीबत मोल ली थी। अगर वह ऑस्वाल्डो की बात मानकर कार रोक देती तो कुछ नहीं होता। क्या यह उसे सबक सिखाने का खास इंतजाम था? अब वह साफ समझ सकती थी कि आदमी क्यों नाराज था। अगर यह हैटी के साथ हुआ होता तो शायद वह भी उसे डांटती, भले शुरुआत में हालात सही लगे हों। ये पूरी तरह उसकी अपनी गलती थी। सलीना ने होंठ भींचे, चेहरा सख्त किया और स्क्रीन की तरफ अपराधी सी नज़र से देखती रही। डॉक्यूमेंट्री खत्म होते ही चुपचाप नाश्ता करने लगी। ऑस्वाल्डो ने उसका चेहरा देखा और धीमी आवाज में कहा, ऐसा हादसा उस छोटी लड़की के साथ नहीं होता। सलीना ये सुनकर चौंक गई। कब उसकी सोच इतनी आसानी से पड़ी जाने लगी? ऑस्वाल्डो ने झुककर गहराई से उसकी ओर देखते हुए कहा, वह छोटी लड़की तुम पर भरोसा करती है। जब तुम उसे कहोगी कि कार रोक दो, तो वह तुरंत रोक देगी। सलीना बिना पूछे ही जानती थी कि ऑस्वाल्डो सच कह रहा है। हैटी सचमुच उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। वह जानती थी कि सलीना के हर फैसले उसकी भलाई के लिए हैं, और अगर वह कहती कार रोक दो, तो वह तुरंत रुक जाती। असल में समस्या ये थी कि सलीना अब तक ऑस्वाल्डो पर पूरा भरोसा नहीं कर पाई थी। अगर वह उस पर विश्वास करती, तो उसकी हर बात को बिना शक मान लेती और खुद को इस तकलीफ में नहीं डालती। सलीना के होंठ हिले, वो कुछ कहना चाहती थी, पर अंत में कुछ न बोली। जो हो चुका था, उस पर अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। ऑस्वाल्डो ने कुछ देर उसे देखा, फिर उसके बाल सहलाते हुए कहा, भविष्य में मुझ पर भरोसा करना। सलीना की पलकें कांपी, उसकी आवाज धीमी थी। मैं कोशिश करूंगी। उसने पहले भी सभी पर आंख मूंद कर विश्वास किया था और उसका परिणाम मौत और विनाश ही था। लगता था कि यह विषय उसके लिए दर्दनाक था, इसलिए ऑस्वाल्डो ने उसे मजबूर नहीं किया और चुपचाप उसके साथ नाश्ता किया। खाना खाने के बाद सलीना का मूड काफी अच्छा हो गया। उसने ऑस्वाल्डो से कहा, मैं सेट पर जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे? ऑस्वाल्डो ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी कमर थामे बाहर की ओर बढ़ गया। ठीक उसी समय हैटी की क्लास खत्म हुई और वह कमरे से बाहर आई।
उसने एक नज़र में देखा कि ऑस्वाल्डो सलीना को बाहों में लिए बाहर जा रहा है। छोटी लड़की ने भौहें चढ़ाईं और आगे आकर शालीनता से पूछा, सलीना, क्या तुम शूटिंग पर जा रही हो? सलीना मुस्कुराए और उसके बाल सहलाए। हाँ। हैटी ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। इसका मतलब था वह भी शूटिंग पर जाएगी। ऑस्वाल्डो की आंखें गहरी हो गईं। वह पहले से सलीना को अपनी बाहों में लिए था, लेकिन अब हैटी चाहती थी कि सलीना उसका हाथ पकड़े। यानी उसे पीछे हटना होगा। कैसे हिम्मत हुई उसकी? हैटी ने उसके ठंडे और धमकी भरे नजरिए को नजरअंदाज करने का नाटक किया। उसकी काली आंखें बस सलीना पर टिकी थीं। सलीना अभी केवल 19 साल की थी, उसे किसी अजनबी आदमी के साथ जाने नहीं दिया जा सकता। सलीना जब हैटी के सामने होती थी, तो उसके पास कोई गुस्सा नहीं रहता था। उसने हैटी का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, हैटी, तुम अपना दूसरा हाथ ऑस्वाल्डो को दे सकती हो। ऑस्वाल्डो हैरान रह गया। हैटी ने सलीना की बात मानी और अपना दूसरा हाथ ऑस्वाल्डो की ओर बढ़ा दिया। सलीना की उम्मीद भरी आंखों से नजरें मिलाकर कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद आखिरकार ऑस्वाल्डो ने हैटी का हाथ पकड़ लिया। सलीना चमकदार मुस्कान लिए कदम बढ़ाते हुए क्रू की तरफ चली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह का शूटिंग सीन खत्म हो चुका था और अब क्रू हैटी को बुलाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने ऊपर देखा और सलीना को हैटी का हाथ थामे चलते हुए आते देखा। उसके पीछे उसका हद से ज्यादा हैंडसम बॉयफ्रेंड था। पहली नज़र में ही सब लोग स्तब्ध रह गए। अलग अलग देखा जाए तो तीनों ही बेहद खूबसूरत थे और साथ में चलते हुए तस्वीर और भी असरदार लग रही थी। अगर यह पहले से तय न होता कि सलीना केवल 19 साल की है और 13 साल की बेटी नहीं हो सकती, तो लोग उन्हें सचमुच 3 लोगों का परिवार मान लेते। क्षणिक चुप्पी के बाद सबने सलीना का अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग, लेडी सलीना। मॉर्निंग। अभिवादन करते समय सभी को लगा कि यह लड़की वाकई बहुत मेहनत करती है। क्रू को सलीना के पानी में गिरकर बीमार पड़ने की बात पता थी और सबको लगा था कि आज तो वह सेट पर नहीं आएगी। लेकिन वह इतनी जल्दी सामने आ गई, चमकती, मुस्कुराती, जैसे बीमारी का कोई निशान ही न हो। सच ही कहते हैं, अच्छे लोग समय बर्बाद नहीं करते। जहां तक उसके बगल वाले आदमी की बात थी, उसकी ठंडी और गहरी आभा इतनी दबावपूर्ण थी कि कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि वे अभिनेत्रियां, जो उसकी खूबसूरती पर मोहित होने की आदी थीं, भी उस पर नजर डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। सलीना ने हैटी के कंधे पर हाथ रखा। हैटी आज्ञाकारी होकर मेकअप आर्टिस्ट के साथ कपड़े बदलने चली गई। सलीना ने ऑस्वाल्डो का हाथ थामा और मुस्कुराकर क्रू से परिचय कराया। यह मेरे बॉयफ्रेंड हैं, मुझे देखने आए हैं। ऑस्वाल्डो के खून जैसे लाल होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। सब लोग ठिठक गए। उन्होंने सोचा था कि सलीना उनका परिचय नहीं कराएगी, क्योंकि यह आदमी उनकी पहुंच से परे था। लेकिन सलीना ने ये कर दिखाया, और उसके ठंडे और अलग थलग नजरिए में भी सलीना के शब्दों के साथ काफी नरमी आ गई। वह गर्मजोशी से मुस्कुराया, जाकर वहां आराम करो। सलीना कोमलता से उसके साथ कुर्सी तक चली और बैठ गई। मौजूद लड़कियों में से कई ने चेहरा थामकर सपनों में खो जाने जैसा भाव लिया। लेडी सलीना का बॉयफ्रेंड, जो बाहर से ठंडा लगता था, वाकई कितना नर्मदिल और ख्याल रखने वाला निकला। सलीना अभी अभी पानी में गिरी थी, बीमार थी, जाहिर है कि उसमें ताकत कम थी, और ऐसे समय में छोटे छोटे इशारे ही बॉयफ्रेंड के दिल और चरित्र को दिखा देते हैं। अब समझ आया कि डोमिनिक को छोड़ने के बाद सलीना क्यों और सुंदर और खुश लगने लगी। ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ वह खुश न हो तो और कैसे। सलीना सचमुच कितनी किस्मत वाली थी। सलीना ने अभिनेत्रियों की जलन पर ध्यान नहीं दिया और बैठते ही सुबह की शूटिंग के फुटेज पर ध्यान केंद्रित कर लिया। जैसे ही सबने सलीना की गंभीरता देखी, विशेषकर वे अभिनेता जिन्होंने सुबह शूट किया था, वे अनायासी सांस रोक बैठे। आखिरकार ये पहली बार था जब फिल्म चीफ डायरेक्टर के बिना आगे बढ़ रही थी, और घबराहट स्वाभाविक थी। सलीना ने धैर्यपूर्वक सभी फुटेज शुरू से अंत तक देखे, कभी भौहें चढ़ाईं, कभी होंठ भींचे, कभी मुस्कुराईं।
भीड़ का मूड भी उसकी भावनाओं के साथ ऊपर नीचे होता रहा। यहाँ तक कि मनोरंजन जगत की मशहूर सशक्त अभिनेत्रियां भी बड़ी आंखों से चिंतित होकर उसकी प्रतिक्रिया देख रही थीं। सलीना ने आधे घंटे में सुबह के सारे क्लिप देखे। जैसे ही उसने कैमरा नीचे रखा, बगल में खड़ी डायरेक्टिंग टीम भी अनायास तनाव में आ गई। शायद अकेला ऑस्वाल्डो ही शांत था, जिसने हाथ बढ़ाकर सलीना के कंधे दबाने शुरू कर दिए। सलीना ने सिर झुकाकर हल्की मुस्कान दी और फिर बाकी कलाकारों की ओर देखा। कलाकार उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। सलीना ने मुस्कुराकर दृश्य देखा, फिर ऑस्वाल्डो से पूछा, क्या मैं सख्त लग रही हूँ? ऑस्वाल्डो के होंठ हल्के ऊपर उठे। नहीं, तुमसे प्यारा कोई नहीं। इतनी प्यारी कि वह नजरें हटा ही नहीं सकता था। सलीना ने क्रू की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, इतना नर्वस मत होइए, आप सबने बहुत अच्छा काम किया। ये कलाकार स्वभाव से ही प्रोफेशनल थे, उन्हें बस सलीना की गाइडेंस चाहिए थी ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। उसकी बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। वाकई इस लेडी को खुश करना आसान काम नहीं था, और उसकी तारीफ सुनकर सभी अनायास ही गर्व महसूस करने लगे। उसी समय हैटी कपड़े बदलकर बाहर आई और उसका सीन अगला था। सलीना ने ऑस्वाल्डो के हाथों का सहारा लेते हुए उसे बुलाया। हैटी पास आई। सलीना ने छोटी लड़की के चेहरे को एक पल तक देखा और उसके कंधे पर प्रोत्साहन से हाथ रखा। जाओ, हैटी ने पलकें झपकाईं, भावनाओं में डूबी और कैमरे की ओर बढ़ गई। सलीना की गर्दन ऑस्वाल्डो की मालिश से इतनी आरामदायक लग रही थी कि वह अनजाने में पीछे झुक गई, लगभग पूरी तरह उसकी बाहों में समा गई। और जब वे पहले से ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तो ऐसी निकटता किसी को अजीब नहीं लगी। सबका ध्यान सामने के दृश्य पर था। मैथ्यू पहले से कपड़े बदलकर तैयार था। उसने हैटी की ओर देखा और उसकी आंखें नर्म हो गईं। हाय लड़की, तुम अपने ब्रदर मैथ्यू के साथ इतनी कठोर नहीं हो सकती। हैटी हर चीज में अच्छी थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी झलकने वाली नफरत चिंताजनक थी। ये जानते हुए कि उसे मानसिक बीमारी है, क्रू अक्सर उसे आराम देने की कोशिश करता था। हैटी ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, उसे अंकल मैथ्यू कहना चाहिए। सलीना के होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से ऑस्वाल्डो से पूछा, क्या किसी ने सुबह हैटी से कुछ कहा? पहले तो वह इस तरह रिश्तों की परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब वह इस पर अड़ी हुई लग रही थी। ऑस्वाल्डो चुप हो गया। हैटी सलीना को सिस्टर कहती थी, लेकिन उसे अंकल कहने पर अड़ी थी। इससे वह दोनों अलग पीढ़ी में आ जाते थे। क्या यह उससे सलीना को छीनने से बचाव का तरीका था? ऑस्वाल्डो ने अपनी शैतानी आंखें हल्की सिकुड़ते हुए धीरे से कहा, मैंने ही उसे कहा था कि उसे तुम्हारे और करीब होना चाहिए। सलीना चौंक गई। अब समझ आया कि आज हैटी उसके साथ ज्यादा घुली मिली क्यों है, और उसमें कुछ और भी झलक रहा है। उसने सिर झुकाकर बगल में बैठे आदमी की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्यों? हैटी पहले से ही काफी करीब थी और साफ था कि ऑस्वाल्डो बिना वजह ऐसी बात नहीं कहेगा। सलीना को कुछ अंदाजा हुआ और उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। ऑस्वाल्डो की उंगलियां उसकी भौं की लकीर पर फिसली और उसने भावनाओं से भरी धीमी आवाज में कहा, तुम उसकी बहन हो। असल में ये बातें उसे बताने का इरादा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि सलीना किसी और के बारे में सोचकर अपना मन बांटे। लेकिन पिछली रात जो हुआ, उसके बाद उसे महसूस हुआ कि इस लड़की को अपनी बाहों में बनाए रखने के लिए मोहब्बत और जिम्मेदारी दोनों जरूरी हैं। और सलीना जैसी लड़की के लिए जिम्मेदारी मोहब्बत से पहले आती है। ऑस्वाल्डो के मन की बातें सलीना नहीं जान सकी, लेकिन उसके शब्द सुनकर सलीना चुपचाप सोच में डूब गई। नव्या, सलीना और हैटी तीनों ही दुर्लभ अच्छी लड़कियां थीं, फिर भी उनका अंजाम अच्छा नहीं रहा। सलीना की आंखें ठंडी हो गईं, उसने कुछ नहीं कहा और सामने के सीन पर ध्यान केंद्रित किया। ऑस्वाल्डो की नजरें मंद पड़ गईं। कोई और होता तो ये जानकर कि हैटी उसका खून का रिश्ता है, जरूर तय तक जाता। लेकिन सलीना, जिसने हैटी को बचाया था, ने रिडल परिवार के बारे में पूछने की जरा भी कोशिश नहीं की। न कोई शिकायत, न कोई इल्जाम, न कोई तड़प,
ना कोई चाह, कुछ भी नहीं। ऑस्वाल्डो ने भी दोबारा इसका जिक्र नहीं किया। सलीना सामने देख रही थी जहां हैटी शूट कर रही थी, और ऑस्वाल्डो सलीना को टकटकी लगाकर देख रहा था। सलीना का ध्यान पूरी तरह हैटी और मैथ्यू पर था, इसलिए उसने उसकी इस नज़र को महसूस ही नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीन बड़ा था। मैथ्यू एक अनाथ था। शहर बंद हुए तीसरे दिन इस दुबले पतले आदमी को आखिरकार कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने पूरा दिन सुबह से शाम तक शहर का चक्कर लगाया, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं, सारे रास्ते बंद थे। शहर एक मृत शहर बन चुका था। जैसे ही उसे ये सच्चाई समझ आई, मैथ्यू के चेहरे पर घबराहट की झलक दिखी। उसने ऊंची कंक्रीट की दीवार की ओर देखा और आसमान की तेज रोशनी भी उसे असाधारण रूप से उदास और मृत सी लगी। पैनिक की बेल उसके दिल को कसकर जकड़ चुकी थी। अब जाकर उसे समझ आया कि पिछले कुछ दिनों से बड़े लोग इतने अजीब और डरे हुए क्यों दिख रहे थे। उसी वक्त एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैथ्यू ने सिर झुकाया और एक मासूम चेहरा देखा। छोटी फीबी ने एड़ी उठाकर खड़े होने की कोशिश की और उसे अपने बनाए हुए बांस के चित्र दिखाए। मैथ्यू ठिठक गया। छोटी फीबी की लिखावट बहुत सुंदर थी और उसने अपनी पेंटिंग का नाम रखा था ब्रेकिंग ग्राउंड। मैथ्यू ने झुककर उस लड़की की काली, साफ आंखों से नजरें मिलाईं। उन आंखों में न निराशा थी, न डर, बस बचकानी उम्मीद थी। उसने गंभीरता से डरे हुए मैथ्यू को दिलासा दिया। मेरे टीचर ने कहा है कि जब बांस की कलियां जमीन फोड़कर निकलेंगी तब मैं बाहर भाग पाऊंगी। मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। भावनाएं संक्रामक होती हैं। शायद फीबी की शुद्ध उम्मीद से प्रभावित होकर मैथ्यू के ठंडे हाथ पांव धीरे धीरे गर्म हो गए। वह झुककर फीबी की आंखों में देखता है और मुस्कुराता है। फीबी, तुम सही कह रही हो, जब बांस जमीन तोड़ेगा तब हम बाहर निकल पाएंगे। गर्म धूप में छोटी फीबी मुस्कुराई, एक शांत, मीठी मुस्कान जो सिर्फ बच्चों में होती है। उसने जोर से सिर हिलाया। कट। जो लोग मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे, वे चौंककर ध्यान में लौटे और फिर गहरी सांस छोड़ी। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हैटी की परफॉर्मेंस और भी बेहतर और स्थिर होती जा रही थी। हाल ही में बाकी लोग बार बार अटक रहे थे, लेकिन हैटी हर बार पास हो जाती थी। इससे दूसरों पर मानसिक दबाव बढ़ गया। आखिरकार किसी सुपरस्टार या फिल्म क्वीन से हारना शर्म की बात नहीं, लेकिन पहली बार अभिनय करने वाली लड़की से हारना, न दर्शक गाली देंगे, न खुद वे इस अपमान को सह पाएंगे। सेट का माहौल और गंभीर हो गया। लोग खाने के समय भी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। हैटी वापस सलीना के पास आई और उसकी ओर देखी। सलीना मुस्कुराई। हैटी, बहुत अच्छा काम किया। दुनिया सोचती थी कि हैटी जन्म से ही अभिनेत्री है, लेकिन सच सिर्फ सलीना जानती थी। हैटी इतनी अच्छी एक्टिंग इसलिए कर पा रही थी क्योंकि यह स्क्रिप्ट उसके लिए लगभग खास तौर पर लिखी गई थी। सलीना के अलावा कोई और इसे उस स्वाद के साथ नहीं निभा सकता था। और यही एकमात्र स्क्रिप्ट थी जिसने हैटी को बिना एक्टिंग सीखे ही अपनी प्रतिभा पूरी तरह दिखाने का मौका दिया। हैटी का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। उसने स्क्रिप्ट उठाए और आज्ञाकारी होकर अगला सीन पढ़ने के लिए किनारे चली गई। जब एक छोटी लड़की इतनी मेहनत कर रही हो, तो और कौन ढीला पड़ने की हिम्मत करता। सलीना ने फलते फूलते क्रू को देखा और उसके दिल को सुकून मिला। उसने सिर झुकाकर ऑस्वाल्डो की ओर देखा। तुम्हें कैसा लग रहा है? ऑस्वाल्डो ने उसके नाजुक लाल होंठों को देखा। तुमने उन्हें बहुत अच्छी तरह सिखाया है। सलीना ने हल्की मुस्कान दी। सलीना का बॉयफ्रेंड होने के नाते ऑस्वाल्डो उससे मिलने आया था और स्वाभाविक रूप से वह खाली हाथ नहीं आया। उसकी उदारता देखकर पूरा क्रू दंग रह गया। लूक ने यहाँ एक होटल बनाया था, नामात्र के पर्यटन के लिए, लेकिन ऑस्वाल्डो ने सिर्फ सलीना के लिए इस उजाड़ शहर को एक रौनकदार छोटे शहर में बदल दिया था। यह इंडस्ट्री को बताने का तरीका था कि सलीना से उलझना उनकी औकात नहीं है और भविष्य में उससे ज्यादा इज्जत से पेश आएं। इस तरह उसने सलीना की राह और आसान बना दी। हालांकि शूटिंग अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन जैसा सलीना ने शुरू में कहा था,
ये ड्रामा आगे बहुत कुछ समेटेगा। मनोरंजन जगत एक बड़ा जाल है जहां पूंजी ही नियम है, और सलीना आधा कदम इसमें रख चुकी थी, तो अब सही गलत में फंसना तय था। अगर कभी कुछ हुआ तो कम से कम यहाँ मौजूद लोग जिन्होंने ओस्वाल्डो को देखा है जानेंगे कि किस तरफ खड़े होना है। भले ही सलीना को परवाह न हो, लेकिन साफ था कि ओस्वाल्डो अब उसे अकेले घोटालों का सामना नहीं करने देना चाहता। सलीना समझदार थी, भले ही उसने सब कुछ न समझा हो, लेकिन उसकी नीयत ने उसके दिल को खुश कर दिया। बीमारी से उबरते समय इस तरह की अटूट देखभाल और भी ज्यादा सुकून देती है। पूरा दिन ओस्वाल्डो सेट पर सलीना के साथ रहा। अगली सुबह जब ये पक्का हो गया कि सलीना ठीक हो चुकी है, ओस्वाल्डो ने विदा ली और क्रीफिया लौट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आधा महीना बाद क्रू आधिकारिक रूप से पटरी पर आ गया और अब कोई बड़ी गलती की गुंजाइश नहीं रही, तो सलीना ने हवाई जहाज पकड़ा और टोनियन टाउन छोड़ दिया। सुबह 10 बजे विमान क्रीफिया एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे ही सलीना बाहर निकली, कोई उसके सामने आकर बोला, यंग मास्टर आज क्रीफिया में नहीं है, उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है, मैडम। सलीना थोड़ी चौंकी। वो योजना से कुछ दिन देर से लौटी थी और आज सुबह लौटने का फैसला भी उसने पिछली रात अचानक लिया था। उसने ओस्वाल्डो को सरप्राइज देने का सोचा था, लेकिन लगता था वह चूक गई। क्योंकि ओस्वाल्डो मौजूद नहीं था, किले लौटने की जल्दी भी नहीं थी। सलीना हल्की मुस्कान के साथ बोली, अपने यंग मास्टर से कह देना कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। सलीना ने कार का दरवाज़ा खोला, सामान पैसेंजर सीट पर रखा और खुद अंदर बैठ गई। करीब 2 महीने की देखभाल के बाद सलीना का हाथ पूरी तरह ठीक हो गया था और अब पट्टियों की ज़रूरत नहीं रही। वो क्रीफिया यूनिवर्सिटी पहुंची और बैग कंधे पर टांगकर गेट से अंदर चली गई। जब सलीना क्रीफिया से गई थी, तब गर्मी का मौसम खत्म हो रहा था। अब लौटी तो वहां शुरुआती पतझड़ का रंग उतर आया था। सड़क के आखिर पर कुछ लोग आ रहे थे और गेट से अंदर आती हुई शख्सियत देखकर वे पहले तो ठिठके और फिर वहीं जम गए। 19 साल की लड़की, चमकदार लाल कॉटन की ड्रेस, बूट्स और पीछे लहराते लंबे बालों के साथ कंधे पर स्कूल बैग लटकाए बुलेवार्ड पर टहल रही थी। वो पूरे कैंपस का सबसे खूबसूरत नज़ारा बन गई। ये तो सलीना, उनका हैरान होना लाजमी था। 20 दिनों से अधिक समय से मुलाकात नहीं हुई थी और इस दौरान सलीना का व्यक्तित्व और भी निखर गया था। उसके भीतर पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा था। अगर वही चेहरा ना होता तो शायद सब यही मानते कि यह सलीना नहीं बल्कि कोई और बिल्कुल अनजान शख्स है। सलीना रुकी और होठों पर मुस्कान लाते हुए बोली, हेलो सीनियर्स। स्टूडेंट यूनियन के लोगों का ध्यान उसकी आवाज़ से टूटा और उनकी आंखों में चौंकने के बाद अचानक चमक भर गई। सलीना, तुम लौट आई। सलीना मुस्कुराए और बैग से अपनी छुट्टी की स्लिप निकाली। चूंकि आप लोग मिल गए तो मैं एम्स प्रिंस के पास जाकर छुट्टी कैंसल नहीं करूंगी। ज़ैकरी, क्या आप ये कर देंगे? ज़ैकरी ने उसकी स्लिप ली और याद दिलाया, अगले हफ्ते स्कूल ने मासिक परीक्षा रखी है। सलीना, तुम्हें मेहनत करनी होगी। आखिर उसने बहुत छुट्टियां ली थीं, अगर परीक्षा में अच्छा नहीं किया तो मुश्किल हो जाती। सलीना ने कहा, चिंता मत करो, मैं परीक्षा मिस नहीं करूंगी। बचपन से उसने कभी टेस्ट नहीं दिया था, अब एक बार अनुभव करना था। बाकी लोग उसकी रोज की व्यस्त दिनचर्या सोचकर मुस्कुरा दिए। थोड़ी बातचीत के बाद सलीना ने अलविदा कहा और क्लास 10 की तरफ बढ़ गई। स्टूडेंट यूनियन के लोग उसकी परछाई को जाते देखते रहे और भावुक होकर बोले, ये है असली गॉडेस ऑफ लर्निंग। अगर इतनी परेशानियां न होती तो पता नहीं कितने लड़के इसे पाने के लिए पीछे पड़े रहते। दुर्भाग्य है कि अब इसका एक बॉयफ्रेंड है। सलीना क्लासरूम में दाखिल हुई और बिना किसी पर ध्यान दिए अपना बैग डेस्क पर रखकर ध्यान से पढ़ाई करने लगी। 2 पीरियड के बाद दोपहर हो गई और सलीना स्कूल से बाहर निकली। जैसे ही बाहर आई, लेया ने आकर कहा, मैडम, ये रहा वो जो आपने मांगा था। यंग मास्टर ने कहा है कि आप अपना लंच करना मत भूलिएगा। सलीना ने बिना देखे सामान लिया,
कार में बैठकर लंच करते हुए कहा, रिडल ग्रुप चलो। लेया की आंखों में चमक आ गई। ठीक है। कार रिडल ग्रुप की बिल्डिंग की ओर बढ़ गई। सलीना को 5% शेयर मिलने के बाद से उसे संभालने का समय ही नहीं मिला था। लगभग 1 महीने से वह रिडल ग्रुप नहीं गई थी। क्या वो परिवार सच में सोचता था कि वह सब छोड़ देगी? लेया को सोचकर ही मजा आने लगा कि रिडल परिवार के चेहरे पर बाद में क्या भाव होंगे। सलीना ने लंच खत्म किया और 10 मिनट की झपकी ली। आंखें खोली तो कार रिडल ग्रुप की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। लेया ने उतरकर पीछे का दरवाजा खोला। सलीना बाहर निकली और कई सालों से कब्जे में रही उस कंपनी की बिल्डिंग को देखते हुए ठंडी निगाहों से अंदर बढ़ी। लेया उसके सामान लेकर पीछे चली। जैसे ही सलीना ने ग्लास का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, रिसेप्शनिस्ट ने आवाज सुनकर ऊपर देखा और हैरान रह गई। अगले ही पल रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया और धीरे से कुछ कहा। लेया ने ऊपर अफरा-तफरी की आवाज सुनी और आंखें सिकोड़ लीं। क्या लेडी सलीना के लिए पहले से ही ये इंतजाम था? सलीना बेपरवाह होकर आगे बढ़ी, मगर रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक दिया और ठंडे लहजे में बोली, ये रिडल ग्रुप है, यहाँ सिर्फ स्टाफ को आने की इजाज़त है। सलीना ने दीवार पर लगी घड़ी देखी। दोपहर के 2 बज चुके थे, काम शुरू होने का समय था। उसने पूछा, मिस्टर रिडल कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने बेरुखी से कहा, मैं किसी अजनबी को रिडल की जानकारी नहीं दे सकती। मिस, आपको यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, कृपया तुरंत बाहर जाएं। सलीना ने हल्की नज़र डाली और कहा, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अगर नहीं पता, तो एक योग्य रिसेप्शनिस्ट होने के नाते तुम्हें पहले पूछना चाहिए। और इतनी बड़ी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट को तो शिष्ट मुस्कान और सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना सबसे बुनियादी प्रोफेशनलिज्म है। रिसेप्शनिस्ट हंसकर बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और जानने की ज़रूरत भी नहीं। मुझे सिर्फ ये पहचानना है कि तुम रिडल ग्रुप की स्टाफ नहीं हो। मिस्टर रिडल हर किसी से नहीं मिलते। ये ऊंचा स्थान किसी भी बिल्ली कुत्ते के लिए नहीं है। अब तुरंत बाहर निकलो। लेया के होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। सलीना ने रिसेप्शनिस्ट पर निगाहें टिका दी और भौहें उठाकर बोली, तो रिडल ग्रुप के सारे कर्मचारी तुम्हारी ही तरह के व्यवहार और स्तर वाले हैं। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा सख्त हो गया। मैं रिडल की कर्मचारी हूँ, मैं सिर्फ मिस्टर रिडल की सेवा करती हूँ, तुम जैसी असंबंधित लोगों की नहीं। मेरे व्यवहार में कोई गलती नहीं। अब तुरंत बाहर निकलो वरना मैं सिक्योरिटी बुलाकर निकलवा दूंगी। सलीना ने लापरवाही से कहा, रिडल ग्रुप कम से कम क्रीफिया की अग्रणी कंपनियों में गिना जाता है, लेकिन इसके कर्मचारी इतने घटिया स्तर के हैं। इसी वजह से ओलिम्पस ग्रुप से पहले स्थापित होने के बावजूद रिडल ग्रुप ओलिम्पस से बहुत पीछे रह गया। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा उतर गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, हमारी कंपनी के कर्मचारियों की गुणवत्ता का आउटसाइडर्स से कोई लेना देना नहीं है। अब कृपया बाहर निकलो। सलीना ने ठंडी मुस्कान दी और उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच में तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने तिरस्कार से कहा, क्या मुझे तुम्हें जानना जरूरी है? फिर अचानक ऊंची आवाज में बोली, सिक्योरिटी, इन दोनों बाहरी लोगों को तुरंत बाहर निकालो। दरवाजे से 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर आए, आस्तीनें चढ़ाए और नाराजगी से उनकी ओर बढ़े। सलीना ने ये दृश्य देखकर ठंडी मुस्कान दी। उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसने बाकी लोगों की ओर नजर उठाए। क्या तुम सब नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? क्या आप कोई बड़ी स्टार हैं या दुनिया के सबसे अमीर इंसान? क्या हमें आपको पहचानना ही चाहिए? मिस, अगर दिमाग खराब है तो आपको अस्पताल जाकर किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट से इलाज कराना चाहिए। आप खुद को क्या समझती हैं कि सबको आपको पहचानना ही पड़े? रिसेप्शनिस्ट ने ठुड्डी उठाए और घमंड से मुस्कुराए। यहाँ एक भी इंसान आपको नहीं जानता। आप अब जा सकती हैं। बहुत अच्छा। सलीना की आंखें साफ और ठंडी थीं। लगता है रिडल्स में मेरी माँ के छोड़े हुए लोग अब कोई नहीं बचे, बल्कि बस ऐसे वॉचडॉग्स रखे गए हैं जो दूसरों को सताते हैं। ऐसी अराजक कंपनी का नष्ट हो जाना ही बेहतर है।
भीड़ के अचानक जम गए चेहरों के बीच सलीना ने ऊंची आवाज में कहा, लिया, मिस्टर जॉर्डन को फोन करो और बताओ कि मैं अपने सारे रिडल्स के शेयर पब्लिकली बेच रही हूँ और ओलंपस ग्रुप उनसे दुगनी कीमत पर उन्हें खरीदेगा। सलीना ने ठुड्डी उठाए और सेक्रेटरी की ओर बर्फीली निगाह से देखा। अब जाकर एल्बर्टो और कंपनी के शेयर होल्डर्स को बता दो कि उनके पास आधा घंटा है। देखना है कि क्या आज ही मैं पूरे क्रिफिया में रिडल्स को पूरी तरह गिरा सकती हूँ। उसने घड़ी की तरफ देखा और ठंडी मुस्कान दी। अब काउंटडाउन शुरू करो, बोलकर सलीना मुड़कर बाहर निकल गई। लेया ने सेक्रेटरी की ओर घातक नजर डाली और अपना मोबाइल निकालकर लूक को फोन मिलाया। माहौल में सन्नाटा छा गया। जैसे ही सलीना के कदम रिडल्स से बाहर निकलने वाले थे, एल्बर्टो लिफ्ट से घबराकर भागता हुआ आया और गरजा, सलीना, वहीं रुक जाओ। सलीना ने कान तक नहीं दिए। लेया पहले ही लूक से बात कर चुकी थी। मिस्टर जॉर्डन, लेडी सलीना अपने रिडल्स के सारे शेयर बेचना चाहती हैं। एल्बर्टो ने सलीना के ठंडे चेहरे को देखा, उसका दिल घबरा गया। बिना सोचे उसने रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। निकम्मी, तुम्हें रिडल परिवार की दूसरी युवती तक की पहचान नहीं, बेकार औरत। रिसेप्शनिस्ट अचानक तमाचे से लड़खड़ा गई, चेहरा लाल होकर सूज गया। वो गुस्से से सफेद पड़ गई। एल्बर्टो को घूरा लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सलीना के कदम फिर भी नहीं रुके। लेया की बात जारी थी। ट्रिपल की जरूरत नहीं, लेडी सलीना ने कहा, डबल काफी है। उसने शेयर ट्रांसफर लिस्ट देखी और हैरानी से कहा, मिस्टर जॉर्डन, आपको और पैसे तैयार करने होंगे, सिर्फ 5% नहीं, इस शीट पर तो 10% लिखा है। एल्बर्टो का शरीर डगमगाया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यहाँ तक कि बाकी शेयर होल्डर्स, जो उसके पीछे दौड़ते आए थे, भी घबरा गए। अगर रिडल्स के 10% शेयर लूक के हाथ चले गए तो पैसे की हानि तो अलग, इसका मतलब होगा कि ओलंपस ग्रुप को रिडल्स पर पूरी निर्णय लेने की शक्ति मिल जाएगी। ओलंपस ग्रुप की ताकत और लूक की रणनीति से पूरे रिडल्स को एक ही दिन में गिराना कोई मजाक नहीं। किसी ने नहीं सोचा था कि सलीना इतनी निर्मम होगी। वह पराई को फायदा पहुंचाना पसंद करेगी, लेकिन जो उसे सताएगा उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वह सचमुच नफरत पालने वाली और बदला लेने वाली लड़की थी। भीड़ ने सलीना को देखा और फिर गुस्से और नाराज नजरों से एल्बर्टो की तरफ देखा। अगर वह आंखें मूंदकर सलीना को दरवाजे पर रोकने की जिद न करता, तो क्या हालात इतने बिगड़ते। अगर उसने सलीना के साथ दुर्व्यवहार न किया होता और इतने सारे स्कैंडल्स न खड़े किए होते, तो क्या रिडल्स इतना बड़ा संकट झेल रहा होता। अगर वह आज सलीना को अपने शेयर बेचने से रोक नहीं पाया, तो रिडल्स का चेयरमैन बने रहना नामुमकिन था। जैसे ही सलीना ने कार का दरवाजा पकड़ा, एल्बर्टो अब और नहीं रोक पाया। घबराकर उसने नीचे खड़े कर्मचारियों पर गुस्से से दहाड़ा, तुम सब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लेडी सलीना से माफी मांगो। कर्मचारी गुस्से में थे, लेकिन हालात गंभीर देख तुरंत सलीना की कार रोकने दौड़े। वही रिसेप्शनिस्ट, जो अभी तक घमंड से भरी हुई थी, झुककर गिड़गिड़ाई, माफ कीजिए लेडी सलीना, हम अंधे थे जो आपको पहचान नहीं पाए। कृपया हमें माफ कर दीजिए। सलीना ड्राइवर सीट पर बैठी, चश्मा पहना और खिड़की से बाहर देखते हुए ठंडे लहजे में बोली, हटो रास्ते से। वह हल्की मुस्कान दी, याद दिला दून, ऐसी स्थिति में अगर मैं तुम्हें गाड़ी से कुचल दूं तो कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनती। ये सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। लेया ने फोन काटा और भागकर सलीना के पास आए। लेडी सलीना, मिस्टर जॉर्डन ने कहा है कि उन्होंने लीगल टीम को कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने को कह दिया है। आप वापस पहुंचते ही तुरंत साइन कर पाएंगी। शेयर होल्डर्स के चेहरे अब बुरी तरह बिगड़ गए और उन्होंने रिसेप्शनिस्ट्स की तरफ गुस्से और धमकी से भरी नजरें डालीं। रिसेप्शनिस्ट्स कांप उठी, गुस्से और बेबसी से भरी नजरों से देखती रहीं, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। सलीना ने अपनी घड़ी देखी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 10 मिनट काफी हैं। लूक को कहो कि स्टॉक मार्केट पर नजर रखे, रिडल्स के अगर और लोग अपने शेयर बेचे तो तुरंत खरीद लो,
पैसे मैं दूंगी। लेया कार में बैठ गई, जोश से बोली, ठीक है, इन्हें सबक सिखाओ। लेडी सलीना, आप कमाल हैं। सलीना ने कार स्टार्ट की तो रिडल्स के शेयर होल्डर्स घबराकर दौड़े। लेडी सलीना, ऐसा मत कीजिए, ये रिडल्स वही पहाड़ है जिसे आपकी माँ ने बनाया था। उनकी बेटी होकर आप इसे पराई के हवाले कैसे कर सकती हैं? हाँ लेडी सलीना, ये सब नीचे वालों की गलती है जिन्होंने आपको नाराज किया। गुस्सा मत कीजिए, हम इन्हें तुरंत माफ़ी मंगवाते हैं। उनके बोलते ही उन्होंने नीचे खड़े लोगों पर ठंडी और धमकी से भरी नजरें डालीं। जो लोग अभी तक सलीना का मजाक उड़ा रहे थे, दबाव सह न सके और घुटनों के बल गिर पड़े। लेडी सलीना, हमें माफ़ कर दीजिए। सलीना ने कार की खिड़की से चश्मे के पीछे से उन्हें देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसकी नज़र अल्बर्टो पर पड़ी, फिर उसने उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा जो पहले उसे बाहर फेंकना चाहती थी और ठंडे स्वर में पूछा, अब समझ आई कि मैं कौन हूँ? शेयर होल्डर्स को राहत हुई कि सलीना ने आखिरकार बात की। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को चेतावनी भरी नज़र से देखा। रिसेप्शनिस्ट, जिसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ था, घुटनों के बल बैठ गई। आंखों में आंसू थे, मगर गिरने की हिम्मत नहीं कर पाई। गुस्से और बेबसी को दबाते हुए उसने कहा, हाँ। सलीना ने हल्की हंसी दी। तो बताओ, मैं कौन हूँ? पूरे रिडल्स के शेयर होल्डर्स उसकी ओर देख रहे थे। रिसेप्शनिस्ट के पास कोई चारा नहीं था, उसने दांत भींचकर कहा, आप रिडल परिवार की दूसरी युवती हैं। सलीना की आंखें ठंडी थीं, ओह! स्पष्ट था कि वह इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट ने होंठ काटते हुए कहा, आप अभी भी ओलिम्पस ग्रुप की शेयर होल्डर हैं। सलीना के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई, उसने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा समय कीमती है, तुम लोगों पर बर्बाद करने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, अगर इसका जवाब मुझे संतुष्ट नहीं करता, तो अगले साल का आज का दिन रिडल्स का सार्वजनिक शोक दिवस होगा। ये सुनते ही रिडल्स के शेयर होल्डर्स के दिल ठंडे पड़ गए। उन्होंने सलीना की आंखों में देखते ही अपना तिरस्कार पूरी तरह हटा लिया। रिडल परिवार की ये दूसरी बेटी, जिसने कभी रिडल्स में कदम तक नहीं रखा, उससे निपटना इतना कठिन होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ बुजुर्ग शेयर होल्डर्स ने सलीना को कार में बैठे देख अचानक नव्या को याद कर लिया। वो औरत कभी राजधानी में मशहूर थी, सचमुच एक ताकतवर इंसान। अगर सलीना अपनी माँ की तरह निकली तो उन पुराने शेयर होल्डर्स के दिल कांपे, मगर साथ ही उनमें हल्की सी उम्मीद भी जगी। अगर सलीना में नव्या जैसा दिमाग और हुनर है, तो उसका रिडल्स में आना शायद इतना बुरा भी न हो। ये सोचकर सबने अपनी नज़रें अल्बर्टो पर टिका दी। जमीन पर घुटनों के बल बैठी रिसेप्शनिस्ट गुस्से और गम से अल्बर्टो को घूर रही थी। अल्बर्टो ने अपनी मुट्ठी कस ली और कार में बैठी सलीना को घूरता रहा। उसे लगा था कि अगर वह उसे हटा दे तो उसके पास केवल 5% शेयर होने से वह कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सलीना इतनी निर्दयी निकलेगी। वह अपनी मां नव्या की छोड़ी कंपनी को बर्बाद करना पसंद करेगी, मगर अल्बर्टो के लिए हालात आसान नहीं करेगी। रिडल ग्रुप पहले ही 2 बड़े जनमत झटकों से हिल चुका था। अगर ओलिम्पस ग्रुप ने वार किया, तो वह जल्दी ही पूरी तरह ढह जाएगा। उस वक्त अल्बर्टो के पास सचमुच कुछ नहीं बचेगा। अल्बर्टो सलीना को घूरता रहा, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाया कि सचमुच उसे जाने दे। उसने रिसेप्शनिस्ट को बस एक चेतावनी भरी नज़र दी। रिसेप्शनिस्ट ने उसका इशारा समझ लिया और अपने गुस्से व अपमान को दबाते हुए ऊंची आवाज में बोली, मैं जानती हूँ आप कौन हैं। आप नव्या की बेटी हैं, रिडल परिवार की अकेली मिस, रिडल्स कंपनी की सबसे प्रामाणिक वारिस, कंपनी की कम से कम 10% शेयर की मालकिन और रिडल परिवार की असली उत्तराधिकारी। ये सुनते ही अल्बर्टो का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसने नाखुशी से रिसेप्शनिस्ट को घूरा। तो लिया की जगह कहाँ है? मगर रिसेप्शनिस्ट ने उसे बदले की भावना से भरी नज़रों से देखा। अल्बर्टो कुछ कहने ही वाला था कि शेयर होल्डर्स ने उसे रोक लिया। मिस्टर रिडल, आपको पता भी है हालात क्या हैं। अगर लेडी सलीना नाराज होकर चली गई, तो पूरा रिडल्स खत्म हो जाएगा।
हाँ, इसमें कोई गलती नहीं, पहले लेडी सेलिना को संभालना जरूरी है। एल्बर्टो के दिल में लाख शिकायतें थीं, मगर उसने उन्हें दबा लिया। सेलिना हल्के से मुस्कुराई, उसकी भौहें उठीं, बुरा नहीं। ये सुनकर पूरे रिडल ग्रुप ने राहत की सांस ली। सेलिना ने रिसेप्शनिस्ट के पीछे घुटनों के बल बैठे लोगों को देखा। क्या तुम लोग मुझे जानते हो? हाँ, हाँ, आप लेडी नवेया की बेटी हैं, मिस रिडल, रिडल्स की वारिस और शेयरहोल्डर। सेलिना ने शेयरहोल्डर्स की तरफ देखा। और तुम लोग? बिल्कुल जानते हैं, हम सब लेडी नवेया का बहुत सम्मान करते हैं और आपके बारे में भी बहुत सुना है, लेडी सेलिना। सेलिना की नज़र रिडल्स की बिल्डिंग की तरफ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कोई है जो मुझे नहीं जानता? अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई आपको अपमानित करेगा तो हम तुरंत उसे निकाल देंगे। सेलिना ने अपने चश्मे उतारे। तो याद रखना, आगे से रिडल्स में मुझे लेडी सेलिना या दूसरी मिस रिडल कहने की हिम्मत मत करना, समझे? हाँ, आप ही रिडल परिवार की अकेली मिस और वारिस हैं। कंपनी पर खतरे की घड़ी में कौन लिया को याद करेगा? सेलिना की आंखों की मुस्कान गहरी हो गई। मुझे अनोखी चीजें पसंद हैं। मैं ही अकेली मिस रिडल हूँ, समझे? मिस रिडल का खिताब लिया ने 10 साल से भी ज्यादा वक्त से कब्जा कर रखा था। अब उसे वापस लेने का वक्त आ गया था। मिस रिडल का दर्जा न होने पर लिया सिर्फ एक नाजायज बेटी है। समझ गए? अब से केवल एक मिस रिडल होगी और कोई नहीं। सेलिना ने उन दबे कुचले लोगों को देखा और ठंडी सांस भरी। बेईमान लोग साफ किए जाने लायक ही होते हैं। उसने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर उतरकर सीढ़ियों पर खड़े शेयरहोल्डर्स की तरफ देखा। शेयरहोल्डर्स ने उसकी नज़रों का सामना किया और अनजाने में उनके दिल में श्रद्धा सा भाव पैदा हो गया। वे झुककर सिर झुकाने लगे। ये बहुत अजीब दृश्य था। स्पष्ट था कि सेलिना सीढ़ियों पर खड़ी होकर उन्हें ऊपर देख रही थी, मगर सबको लग रहा था कि वह उन पर नीचे से नहीं, बल्कि ऊपर से निगाह डाल रही हो। सेलिना ने एल्बर्टो के खींच भरे चेहरे को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और ठंडी आवाज में बोली, रिडल ग्रुप के सभी लोग याद रखें, मैं तुम्हें आधा घंटा देती हूँ रिडल ग्रुप का इतिहास निकालकर लाने का। जाकर पता करो कि इस कंपनी का असली मालिक कौन था, किसने इसे खड़ा किया और बढ़ाया। जाकर देखो इसकी वो पुरानी शान और फिर उसकी तुलना करो पिछले 10 सालों से, जब अयोग्य लोगों के हाथों में ये कंपनी आकर सिर्फ लुटेरों का अड्डा बन गई। ये शब्द एल्बर्टो के चेहरे पर सीधे तमाचा थे। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। वह गुस्से से सेलिना को घूरता रहा, मगर एक शब्द भी नहीं बोल पाया। नवेया के ज़माने में रिडल्स फल फूल रहा था। क्रीफिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एल्बर्टो के हाथ में आने के बाद उसने सिर्फ अपनी जेबें भरी और विरोधियों को मिटाने में जुटा रहा। नवेया के साथ काम करने वाले ज्यादातर लोग कंपनी छोड़ गए और तभी से कंपनी का पतन शुरू हुआ। अगर नवेया की छोड़ी मजबूत नींव न होती तो रिडल्स एल्बर्टो के हाथ में इतना लंबा नहीं टिकता। और अब 2 जनमत आंधियों के बाद वॉल्सन परिवार तक आसानी से रिडल्स को मिटा सकता है। ओलिम्पस ग्रुप की तो बात ही छोड़ो। सेलिना ने कुछ पुराने शेयरहोल्डर्स को ठंडी नज़र से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, उस सेक्रेटरी सनी को छोड़कर जिसने सच्चा माफ़ी मांगा, बाकी जिन्होंने बदज़बानी की है वो लोग पर्सनल डिपार्टमेंट जाकर अपने पैसे निपटा लें। मैं उन्हें रिडल्स में आगे नहीं देखना चाहती। ये सुनते ही वो रिसेप्शनिस्ट जो अभी तक तमाशा देख रही थीं, घबरा गईं। मिस रिडल, हमने भी सच्चे मन से माफ़ी मांगी है, उनमें से एक ने गुस्से में कहा। हम आपके लिए घुटनों पर भी बैठ गए, और क्या चाहिए आपको? सेलिना ने अपना सिर मोड़कर उस रिसेप्शनिस्ट को देखा जिसके चेहरे पर गुस्सा और नाराज़गी साफ झलक रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, जो इंसान काम करने लायक नहीं है और कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या उसे यहाँ रहने का हक है? हम तो रिसेप्शनिस्ट कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एल्बर्टो की कड़ी नज़र देखकर चुप हो गई। सेलिना ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है? एवॉल या फिर किसी के इशारे पर? रिसेप्शनिस्ट्स गुस्से में थे, लेकिन दब गए। मिस, माफ़ कर दीजिए, हमने आपसे बदतमीजी की। हमें एक और मौका दीजिए।
सलीना मुस्कुराई, लेकिन उसकी नज़रें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैंने मौका नहीं दिया था, लेकिन तुमने खुद ही गवा दिया। जब चुनाव कर ही लिया था, तो अब नतीजे झेलने की हिम्मत क्यों नहीं है? रिसेप्शनिस्ट्स के चेहरों का रंग उड़ गया। वही रिसेप्शनिस्ट जिसने बचाव करने की कोशिश की थी, तीखी आवाज में बोली, हमने कोई गलती नहीं की। कंपनी हमें बिना वजह नहीं निकाल सकती। आप कानून तोड़ रही हैं, मैं आप पर केस कर सकती हूँ। सलीना पलटी और मुस्कुराते हुए नीचे उसकी तरफ देखी। सच कहूँ तो तुम जैसी इंसान पर ध्यान देना मेरी बेइज्जती है और समय की बर्बादी। मगर चूंकि तुम मिस्टर रिडल के लिए आगे बढ़ी हो, तो मजबूरी में मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट की गुस्से से भरी नज़र देखकर सलीना का चेहरा ठंडा हो गया। मैं तुम्हें 2 रास्ते देती हूँ। पहला, अभी तुरंत निकल जाओ। दूसरा, मुझ पर केस करो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसे दिखावटी और दिमागहीन इंसान का अतीत साफ नहीं होगा। 20 साल की सारी गंदगी मैं खोदकर निकालूंगी, फिर क्रीफिया में तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया और उसकी आंखों में डर झलक आया। सलीना ठंडी हंसी, आंखें खोलकर देख लो, मैं नवे की बेटी हूँ, रिडल परिवार की असली मिस। एल्बर्टो इस वक्त बटेर जैसा डरपोक बना खड़ा है, मुझसे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और तुम जैसी नौकरानी मुझे लेबर लॉ का डर दिखाती हो। एल्बर्टो का चेहरा पीला पड़ गया। वो गुस्से से सलीना पर चिल्लाना चाहता था, मगर डर था कि अगर उसने उसे भड़काया, तो सलीना नवेया की सारी मेहनत के साथ उसे भी डुबो देगी। आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। रिसेप्शनिस्ट का शरीर कांप रहा था, चेहरा मुरझाया हुआ था और वह अब बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एल्बर्टो की जानबूझकर की गई उपेक्षा की वजह से रिडल ग्रुप में बहुत कम लोग सलीना के बारे में जानते थे। पिछले 10 सालों से सभी सिर्फ लिया को ही रिडल परिवार की बड़ी मिस मानते थे। लिया बेहद महत्वाकांक्षी थी। बहुत छोटी उम्र में ही इंटरनेशनल सेंस कंपटीशन में रनर अप रह चुकी थी, जिससे रिडल परिवार का नाम रोशन हुआ। इसलिए सबने उसे ही कंपनी की वारिस मान लिया। जब तक क्रीफिया यूनिवर्सिटी का कैंपस बुलिंग मामला उजागर नहीं हुआ, किसी को पता नहीं था कि रिडल परिवार की एक दूसरी बेटी सलीना भी है। अफवाह थी कि सलीना डरपोक है और किसी से भी दब जाती है। पिछले दोनों जनमत झटके सिर्फ इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पीछे लूक था। रिडल परिवार, खासकर एल्बर्टो, हमेशा सलीना को कमजोर और चुप रहने वाली बताता रहा, जिसे कोई भी दबा सकता है। कंपनी के लोग भी एल्बर्टो की बातों पर यकीन करके उसे नज़रअंदाज कर देते और जरा सा दबाव डालकर निकाल देने की सोचते। मगर उन्हें क्या पता था कि मामला इतना उल्टा पड़ जाएगा। सीढ़ियों पर खड़ी उस युवा लड़की की बेखौफ शख्सियत को देखकर और उसके निर्दयी तरीकों को याद करके कोई भी अब उसे डरपोक या कमजोर कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एल्बर्टो की इस शर्मनाक हरकत को सोचकर सारे शेयरहोल्डर्स ने गुस्से और निराशा से एल्बर्टो की तरफ देखा। इस मौके पर भी वह अपनी निजी भावनाओं के कारण जिद्दी बना रहा और सच्चाई का सामना करने से बचता रहा। ये बेहद घिनौना था। कंपनी में पहले से ही एल्बर्टो की छवि घोटालों की वजह से डगमगाई हुई थी और अब इस घटना से उसकी चेयरमैन की कुर्सी और भी कमजोर हो गई। वो गुस्से में सलीना को घूरते हुए बोला, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? सलीना की आंखें बर्फ सी ठंडी हो गईं। उसने सिर झुकाकर उसे देखा। मिस्टर रिडल, आपने क्या कहा? जोर से कहिए, मैं सुन नहीं पाई। एल्बर्टो ने उसकी ठंडी आंखों में देखा, जिनमें जरा सी भी गर्माहट नहीं थी। उसके दिल में सिहरन दौड़ गई और उसने हिम्मत नहीं की कि उस पर पिता जैसी हुकूमत चलाए। सलीना ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए सबको देखा। अब जब तुम लोग जान गए कि मैं कौन हूँ, तो ध्यान से सुन लो। अगर इस तरह इवॉल्व करोगे और सुधरोगे नहीं, तो अगली बार सिर्फ नौकरी से निकालना नहीं होगा, जिम्मेदारी भी तय होगी। और सलीना ने ठहर कर कहा, मैं पिछले 10 साल कंपनी में नहीं आई, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने इसे समझा नहीं। जो भी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, अगर मेरे हाथ लग गया तो सीधा जेल भेजूंगी।
उसने सबकी आंखों में आंखें डालकर और ठंडी आवाज में जोड़ा, और तुम में से जो लोग मेरी माँ के पैसों से अपनी जेबें भर रहे हो, बेहतर है कि अपनी पूंछ छिपा लो। अगर पकड़े गए तो सिर्फ जेल नहीं और भी बुरा हाल होगा। एल्बर्टो के चेहरे पर झटके साफ दिखाई दिए। पूरा कमरा चुप था। रिडल ग्रुप के हजारों लोग सलीना को देख रहे थे। उनकी आंखों में साफ समझ आ चुका था, नवेया की बेटी से उलझना खेल नहीं है। अब से रिडल ग्रुप का वक्त बदलने वाला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉस्पिटल में लिया ने इंटरनेट पर रिडल ग्रुप की घटना देखी तो गुस्से से उसका शरीर कांप उठा। पापा आखिरकार क्या रहे हैं? सलीना को इतनी आसानी से कंपनी में घुसने और इज्जत कमाने कैसे दिया? सबसे बड़ी चोट ये थी कि सलीना ने उसकी पहचान मिस रिडल भी छीन ली थी। वह पहले ही रिडल परिवार की विला से निकाली जा चुकी थी। अब जब उसे मिस रिडल भी नहीं कहा जा रहा तो लोग उसे क्या समझेंगे? एक नाजायज बेटी जिसे दफ्तर में लोग सिर्फ उसके पहले नाम से बुलाएंगे। लिया का चेहरा विकृत हो गया और उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, क्या पापा अब भी नवेया से प्यार करते हैं? वो जानबूझकर कर रहे हैं। सलीना को तरजीह दे रहे हैं, है न? मौली भी गुस्से में थी, मगर लिया की बात सुनकर उसने रोकने की कोशिश की। नहीं, तुम्हारे पापा को सलीना कभी पसंद नहीं थी। ये सब सलीना की मजबूरी है। अगर तुम्हारे पापा ने हामी नहीं भरी होती तो वह अपने शेयर लूक को बेच देती और फिर रिडल्स बचता ही नहीं। अगर रिडल्स नष्ट हो जाता तो उनके पास क्या बचता? लिया रो पड़ी। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। तो मेरी कुर्बानी दी गई। मैं नाजायज बेटी पैदा हुई, बड़ी मुश्किल से मिस रिडल का दर्जा पाया और अब वो भी नहीं रहा। उसने मौली पर गुस्से में वार किया, तुम रखेल क्यों बनी? तुमने उस वक्त सलीना को क्यों नहीं मरवा दिया? अगर वो मर गई होती तो आज हम इस हाल में न होते। मौली का दिल कांप उठा। अपनी बेटी की आंखों में झलकती नफरत देखकर उसका दिल डूब गया। ये इल्जाम सुनकर उसकी आंखें भर आईं। लिया का चेहरा पूरी तरह नफरत से भरा हुआ था। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम नवेया से लड़ नहीं पाई, मेरी पहचान जन्म से ही छीन ली और अब मुझे सलीना से भी हारने पर मजबूर कर दिया। वह सलीना से हारना नहीं चाहती थी। वो कभी सलीना से नहीं हार सकती। लिया का चेहरा विकराल हो गया और उसकी आंखों की नज़र ने मौली की रीढ़ में सिहरन भर दी। उसे पता था कि लिया के लिए सबसे अहम और गर्व की बात उसकी रिडल फैमिली की एल्डेस्ट मिस की पहचान थी। लेकिन अब उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह मिट चुकी थी और सलीना ने उसे रिडल फैमिली से निकाल दिया था। वह अब कोई दीवा नहीं रही। अब तो रिडल फैमिली की एल्डेस्ट मिस का नाम भी छिन गया और आगे से लोग उसे सिर्फ रिडल फैमिली की इलिजिटिमेट डॉटर लिया कहकर पुकारेंगे। मौली का दिल टूट गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, बस धीरे से समझाने लगी। कोई बात नहीं लिया, हमारे पास अभी भी रिडल के शेयर्स हैं। जब तक हम रिडल ग्रुप को संभाले हुए हैं, तुम रिडल फैमिली की यंग लेडी बनी रहोगी। रिडल फैमिली की यंग लेडी। लिया ने पागलपन भरी हंसी हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर उपहास था। क्रीफिया के लोगों की नज़र में तो रिडल फैमिली की एकमात्र मिस सलीना है। और मैं क्या हूँ? बस एक क्रूर, नकली और बदनाम मिस्ट्रेस की बेटी। मौली हक्का बक्का रह गई। वह जानती थी लिया को ये खबर सुनकर झटका लगेगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेटी खुद को इतनी गिरी हुई बातें कहेगी। लिया की सलीना को हराने की सनक बहुत गहरी थी। ये बात साफ थी, उसने पूरे 10 साल लगाए थे सलीना से डोमिनिक छीनने के लिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। लेकिन कुछ ही महीनों में सलीना ने उससे सब कुछ छीन लिया। वो फिर से वही बन गई, एक नाजायज औलाद जिसके पास कुछ नहीं है। खासकर जब पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया घायल हुई थी, उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह सलीना से और ज्यादा जलने लगी थी और अपनी ही पैदाइश को लेकर और कड़वाहट पालने लगी थी। लिया, मुझे डरा मत, मौली भागकर उसे शांत करने आई। तुम सलीना से नहीं हारोगी। तुम्हारे पापा सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तुम अब भी इंटरनेशनल परफ्यूमा कंपटीशन की रनर अप हो। तुम्हारे पास डोमिनिक है और रिडल के शेयर्स भी।
तुम सलीना को फिर से कुचल सकोगी। लिया ने सिर झुकाकर दांत भींच लिए। परफ्यूम रनर अप। हाँ, डोमिनिक। सलीना के बॉयफ्रेंड से तुलना में डोमिनिक क्या है? क्या वह जिंदगी भर सलीना के पैरों तले कुचली जाती रहेगी? लिया को फिर से सलीना के बॉयफ्रेंड की याद आई और उसके लहजे की नरमी जब वह सलीना का जिक्र करता था। इस सोच से लिया और भी जहरीली हो गई। नहीं, वो कभी सलीना से नहीं हार सकती। अगर वह खुश नहीं है तो सलीना भी कभी खुश नहीं रहेगी। लिया ने अचानक अपने चेहरे से नफरत छुपाई और ठंडी आवाज में बोली, माँ, बाहर जाओ। मौली ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। लिया ने उसे देखा। मैं ठीक हूँ, मुझे आराम करना है। बाहर जाओ और किसी को मत आने देना। मौली उसकी नज़रों से परेशान हो गई। उसे पछतावा हुआ कि सालों से उसने लिया को सलीना के खिलाफ लड़ने दिया, बिना रोके टोके। यही सनक अब उसे इस अंधेरे मुकाम तक ले आई थी। मौली कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लिया की जिद्दी फितरत को देखकर उसने समझ लिया कि कहना बेकार है। आखिरकार उसने दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल गई। मौली के जाते ही लिया ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई, अरे मिस रिडल, इस बार क्या करना चाहती हो? लिया के लाल होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। अच्छा है कि तुमने मुझे याद रखा। इस बार क्यों न हम मिलकर बड़ा खेल खेलें? पैसा छोड़ना तो बेवकूफ़ी है, आदमी हंसते हुए बोला। बोलो, इस बार किसने नोबल मिस रिडल को नाराज कर दिया? मेरी बहन, याद है? लिया ने आंखें झुका ली और उनमें गहरी नफरत झलक रही थी। पिछली बार तुम लोगों ने बस तस्वीरें ली थी, इस बार मैं 2 गुना पैसा दूंगी। लेकिन तुम्हें उसे पूरी तरह बर्बाद करना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय सलीना एक कैफे में बैठी सामने वाले को देख रही थी। क्लारा का चेहरा अब भी आधा सूजा हुआ था। उसने सलीना को देखकर ठंडी हंसी हंसी। मिस रिडल, इस वक्त मीटिंग में नहीं, बल्कि मेरे जैसी नगण्य औरत से मिलने क्यों आई हो? रिडल ग्रुप में अपनी धाक जमाने के बाद भी सलीना ने तुरंत सत्ता की लड़ाई शुरू नहीं की, बल्कि वहां से निकल गई। आधे घंटे बाद क्लारा को निमंत्रण देकर यहाँ लाया गया, सलीना से मिलने। सलीना ने अनमने अंदाज में कॉफी का घूंट लिया और सीधा पूछा, तुम एल्बर्टो की औरत हो? क्लारा का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने व्यंग्य से कहा, क्या तुम मौली की मदद करने आई हो कि उसका अफेयर पकड़ सको? ये सवाल मजाक जैसा था। सलीना और मौली के रिश्ते इतने खराब थे कि वह तो चाहती थी मौली जल्द से जल्द बर्बाद हो। तो फिर वो उसकी मदद क्यों करेगी? सलीना ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कराई। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्लारा तंग गई और उसकी आंखों में सावधानी बढ़ गई। मैं समझी नहीं। नवेया को गुजरे कई साल हो चुके थे और सलीना की उससे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। असल में उसकी दुश्मनी तो मौजूदा मिसेस रिडल से थी। तुम समझदार औरत हो, मैं जो कह रही हूँ तुम कैसे नहीं समझ सकती? सलीना ने बिना हाव भाव के मुस्कराते हुए कहा, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ ताकि तुम मिसेस रिडल की जगह ले सको। क्लारा नर्वस हो गई लेकिन बोली, रिडल फैमिली अब तो बस एक खोखला खोल है। मिसेस रिडल की जगह अब मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। सलीना ने शांत स्वर में कहा, एल्बर्टो इतने सालों से रिडल ग्रुप में है, उसकी निजी संपत्ति काफी बड़ी हो चुकी होगी। तुम इतने सालों से उसके साथ हो, लेकिन बिना किसी नाम के। क्या सच में तुम्हें कोई परवाह नहीं? उसकी नज़रें क्लारा के चेहरे पर पड़े थप्पड़ों के निशानों पर गईं और वह हल्की सी मुस्कराए। एल्बर्टो के पास जवान और खूबसूरत औरतों को देने के लिए पैसे के अलावा और कुछ नहीं है। क्लारा साफ साफ औरत थी, वरना वह गुस्से में वो शब्द नहीं बोलती जो उसने पहले कहे थे। वह दिखावा नहीं करती और सीधी बोली, हाँ, मैं एल्बर्टो के पैसों के लिए उसके साथ हूँ। तो फिर लेडी सलीना, आप मुझसे किस बात पर सहयोग चाहती हैं? बिल्कुल इसीलिए कि मौली वही जिल्लत महसूस करे जो मेरी माँ ने सालों पहले सही थी। सलीना ने चम्मच नीचे रखकर हाथ पोंछे और मुस्कुराए।
मैं सबसे ज्यादा बुराई से नफरत करती हूँ। जो मुझे चोट पहुंचाता है उसे मैं साफ साफ याद रखती हूँ और 10 गुना लौटाती हूँ। क्लारा कांप उठी। उसे बस ऐसा लगा जैसे ये लड़की, जो केवल 19 साल की थी, बेहद गहरी और डरावनी थी। क्या रिडल परिवार पागल है? वे कैसे सोच सकते हैं कि वो कमजोर है और आसानी से दबाई जा सकती है? क्लारा हिचकिचाई। हालांकि सलीना की शर्तें बहुत लुभावनी थीं, लेकिन आखिरकार अब रिडल परिवार का मुखिया एल्बर्टो ही है, और सलीना की सारी बातें इसी पर टिकी हैं कि अंत में वो उसे जीत पाएगी। जब तक एल्बर्टो मजबूर न हो, वह कभी भी अपनी सारी संपत्ति दूसरों को नहीं सौंपेगा। अगर सलीना हार गई, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह उसे भी नीचे नहीं गिराएगी। सलीना ने कोई जल्दी नहीं की, बस चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी। क्लारा हिम्मती किस्म की औरत थी। उसने मन बना लिया और सलीना की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? सलीना मुस्कुराई। क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्बर्टो और उसकी पत्नी का रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वह इतने सालों तक मिसेस रिडल की कुर्सी पर कैसे बैठी रही? क्लारा हल्के से सलीना को घूरने लगी, क्योंकि उसने लिया को जन्म दिया। सलीना की मुस्कान गहरी हो गई और उसने मोहक शब्द कहे, चाहे लिया कितनी भी अच्छी हो, वह फिर भी एक लड़की ही है। अगर तुम्हारा पेट ज्यादा असरदार साबित हुआ और तुमने बेटे को जन्म दिया, तो तुम्हारे हिसाब से अल्बर्टो के सारे अधिकार किसके हाथ में होंगे? क्लारा ने अपनी उंगलियां भींच ली। उसकी आंखों में और लालच झलकने लगा। मैं कैसे मान लूं कि यह सच में काम करेगा? सलीना के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मेरी मां नव्या है, मिस्टर जॉर्डन मेरे पीछे हैं, और मैं, सलीना, उस घटिया इंसान को सिर्फ सामने खड़े होकर चुप करा सकती हूँ। क्लारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे क्रीफिया की वो घटना याद आ गई और अभी अभी रिडल ग्रुप में इस औरत की निर्दय चालें भी। फिर भी वह सलीना को देखती रही और ज्यादा भरोसा चाहती थी। सलीना ने उसे घूरकर हंसी उड़ाई। क्लारा, जितना बड़ा पाना चाहोगी, उतनी ही बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। तुम सिर्फ नतीजा चाहती हो लेकिन परिणाम भुगतना नहीं चाहती, ऐसा कहाँ होता है? क्लारा का दिल ठंडा पड़ गया। उसने सीधे कहा, एल्बर्टो की इतनी सारी रखेलियां हैं, लेकिन इतने सालों में किसी ने भी उसका बच्चा पैदा नहीं किया। मुझे डर है। सलीना ने हल्की हंसी ली और आंखें सिकोड़ते हुए बोली, यही तो बात है, औरों से नहीं हो सका, लेकिन तुमसे हो सकता है, तभी तो यह अनमोल है। जहां तक बेटे की बात है, तुम्हारे संबंधों से यह नामुमकिन नहीं है। क्लारा इस बार सचमुच दंग रह गई। उसने सलीना को बड़ी आंखों से देखा, जैसे किसी राक्षस को देख रही हो। सलीना को अल्बर्टो से इतनी नफरत थी कि वो अपने पिता को धोखा दिलवाने तक से परहेज नहीं करती। सलीना ने ठंडी हंसी ली और पूछा, ऐसा क्यों है कि सिर्फ मर्द औरतों को धोखा दें और औरतें मर्दों को नहीं? उसका चेहरा और कठोर हो गया। एक बात साफ समझ लो, अगर तुम्हारे पेट में सचमुच रिडल परिवार का बच्चा हुआ, तो लिया उसे कभी पैदा नहीं होने देगी, और मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगी। तुम्हें लिया से लड़ने की ताकत नहीं है, न चालाकी, और आखिरकार तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। क्लारा सलीना की ठंडी आंखों को देखकर सिहर उठी और आखिरकार उसका असली मतलब समझ गई। अगर उसके पेट में रिडल परिवार का बच्चा होगा तो सलीना लिया से लड़ने में मदद करेगी, लेकिन उसकी और बच्चे की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेगी। और अगर पेट में किसी और का बच्चा होगा, तो सलीना कभी उसकी मदद नहीं करेगी। रिडल परिवार की दोनों बहनें दिल से निर्दयी थीं। फर्क बस इतना था कि सलीना की निर्दयता की हदें तय थीं, लेकिन लिया असली जहरीली सांप जैसी थी। क्लारा अब भी कोई शर्त रखना चाहती थी, लेकिन सलीना का सब्र खत्म हो चुका था। उसने ठंडी निगाहों से देखा और कहा, क्लारा, मैं तुम्हें तुम्हारी महत्वाकांक्षा की वजह से कदर देती हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी अनिर्णयशील हो, तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने ही क्यों आती? उसने ताना मारा। आखिरकार एल्बर्टो की रखेलियां सिर्फ तुम ही नहीं हो, और भी कई हैं जो मेरे साथ काम करना चाहती हैं। और हाँ, दरवाजे से बाहर निकलते ही
तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आज की बात किसी को बता सको। उसकी बातों का अंत बर्फीली ठंडक से हुआ। क्लारा ने उन अंधेरी, ठंडी आंखों को देखा और बुरी तरह कांप गई। जैसे ही सलीना उठ खड़ी हुई, उसने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। सलीना ने उसके सामने इतनी बड़ी संभावना रख दी थी, तो वो अब किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ सकती थी। उसकी हिचकिचाहट की वजह बस ये थी कि सलीना से और ताकत खींच लेना चाहती थी। लेकिन ये साफ हो चुका था कि रिडल परिवार की यह बेटी खिलवाड़ करने लायक इंसान नहीं थी। वो कभी किसी के हाथ की मोहरा नहीं बनी, बल्कि हमेशा दूसरों को इस्तेमाल करती रही। सलीना की आंखें गहरी हुईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्लारा, हमारी साझेदारी मुबारक हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैफे से निकलने के बाद सलीना ने घड़ी देखी, शाम के 4:30 बज रहे थे। रात के खाने से पहले अभी 2 घंटे थे, ओलिम्पस ग्रुप जाने का समय निकल सकता था। लिया, चलो मिस्टर जॉर्डन से मिलते हैं। सलीना पिछली सीट पर बैठ गई। लिया गाड़ी चला रही थी। उसने रियरव्यू मिरर से पीछे बैठी आंखें बंद किए शख्स को देखते हुए पूछा, मैडम, हमने अभी रिडल परिवार में सीधा घुसने का मौका क्यों नहीं लिया? सलीना ने वहां अपनी धाक जमा दी थी। अगर वह जीत की लहर पर सवार हो जाती, तो शायद सारा फैसला लेने का हक भी पा जाती। सलीना ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे रिडल परिवार की कंपनी में बहुत कम दिलचस्पी है। जब वक्त आएगा, अगर वह छोड़ भी देगी, तो उसे ओस्वाल्डो को सौंप देगी। वैसे भी, अंत में तो लूक ही उसे संभालेगा। उसे इतनी बारीकी से सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं। उसकी चालों के सामने बाजार का कोई भी खिलाड़ी टिक नहीं सकता। रिडल परिवार का भविष्य तो चमकने ही वाला है। लेया को समझ नहीं आया और उसने फिर पूछा, फिर उसके बाद क्या होगा? मैं कंपनी संभालना नहीं जानती और मुझे निश्चित रूप से लूक की मदद चाहिए होगी। बिल्कुल सही है, आपके पास पहले ही बहुत काम है, आप पर बोझ क्यों बढ़े? मिस्टर जॉर्डन कंपनी चलाने में सबसे माहिर हैं, सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। सलीना उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। लेया ने फिर पूछा, मैडम, मुझे समझ नहीं आता, क्या आप रिडल ग्रुप का फैसला लेने का अधिकार नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं, सलीना ने माथा दबाया और थकी आवाज में कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि मेरा मूड कैसा है। किसी दिन अगर मेरा मूड खराब हुआ, तो मैं रिडल ग्रुप घूम आऊंगी। लेया की आंखें चमक उठी, होंठ हल्के कांप गए। आज की घटना के बाद एल्बर्टो और लिया हमेशा सलीना से चौकन्ने रहेंगे। और सलीना जब नाराज होगी तो उन्हें हिला देगी, और जब खुश होगी तो उन पर ध्यान भी नहीं देगी। एल्बर्टो को सच में यही दुआ करनी चाहिए कि लेडी सलीना का मूड हमेशा अच्छा बना रहे, वरना। लेया को अचानक कोई दृश्य याद आया और उसके चेहरे पर उत्साह चमक उठा। इसी बीच फोन बज उठा। लेया ने नंबर देखकर जम गई, फिर चीख पड़ी।